तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ठोस अवस्था का बनाया है, जिसमें न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अच्छा, ये सीरीज मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट की है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो आप सारी वीडियो लेक्चर लिख लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये गारंटी है कि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिस्टल जालक। अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्रिस्टल जालक लिखा। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए, क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक संरचना बना रहा हूँ। ये 3D संरचना मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अभी इसको HD में भी दिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर ये कोष्ठिका बना ली है। आमने सामने बिंदु रख के ऐसे इनको जोड़ दिया है, ऐसे इनको जोड़ दिया है, ऐसे इनको जोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ऐसे इनको जोड़ दिया है। यहाँ पर हम इनको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे करके ऐसे इनको जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, ये हम क्रिस्टल जालक की संरचना बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको जोड़ दिया, फिर मैंने इससे इसको जोड़ दिया, और इसी प्रकार इसको इससे जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, इससे इसको जोड़ देंगे और इससे इसको जोड़ देंगे। ये जो संरचना मैंने बनाई है ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की संरचना है। अब ये क्रिस्टल जालक होता क्या है, अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा तो क्रिस्टल जालक होता क्या है? ये तो मैंने संरचना बनाई है। अभी मैंने कहा था कि HD में भी दिखाऊंगा, तो आप ये देख लीजिए। ये क्रिस्टल जालक की HD में संरचना देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। देखिए, रेड आपको जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्रिस्टल जालक के अवयवी कण हैं, परमाणु हैं। तो ये आपका क्रिस्टल जालक है। आप क्रिस्टल जालक को इस प्रकार भी देख सकते हैं। देखिए, जब आप इस प्रकार देखेंगे तो आपको एक छोटा सा डिब्बा साइड में दिखाई दे रहा है ना, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका का मतलब है ऐसी एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक में बहुत सारी हैं। इसका मतलब क्रिस्टल जालक अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर में होता क्या है क्रिस्टल जालक। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। इसका मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविमीय संरचना ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविमीय संरचना, 3D स्ट्रक्चर, त्रिविमीय संरचना ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। चलिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। यह अनेक एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये लिख लिया क्रिस्टल जालक। अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये उसकी डेफिनेशन है। ये क्रिस्टल जालक की संरचना हमने बना दी है। और यहाँ पर ये जो मैं अणु बना रहा हूँ, ये जो अणु हैं, परमाणु या इनको आयन भी बोल सकते हैं,
ये जो अणु परमाणु आयन जो मैं बना रहा हूँ इस संरचना में, तो इनको हम कहते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु, इनको हम कहते हैं जालक बिंदु, यानी कि लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। अगर हमसे पूछा जाए कि जालक बिंदु किसे कहते हैं, जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक के चित्र में अवयवी कणों को, ये जो जालक बिंदु हैं ये एक प्रकार के अवयवी कण हैं। क्या हैं ये? अवयवी कण। अवयवी कण, ये जो जालक बिंदु हैं वो एक प्रकार के अवयवी कण हैं। अवयवी कण क्या होते हैं भैया? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये जो बनाया है, इनको हम अवयवी कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयवी कण बोलेंगे। अवयवी कण क्या होता है? अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होता है। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जा रहा है जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को जिन बिंदु से दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक में, जालक बिंदु आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। जालक बिंदु, आपने परिभाषा के लिए हेडिंग डाल ली है, आप लिख लीजिए क्रिस्टल जालक के आरेख में, क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें जालक बिंदु कहते हैं, उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। तो देखिए आपके सामने है, ये क्रिस्टल जालक है, ये जालक बिंदु है, ये अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन। एक बार मैं फिर से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, HD में दिक्कत नहीं होगी। ये देख लो, ये सामने आप जो देख रहे हैं ना चित्र, ये क्रिस्टल जालक का है। और जब ये दूसरा चित्र आप देखेंगे तो ये देखिए एक कोष्ठिका मैंने एक अलग निकाल दी, छोटा सा जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है वो एक कोष्ठिका हमने अलग निकाल लिया है। ऐसी एक कोष्ठिकाएं इस जाल के भीतर बहुत सारी समाई हुई हैं। तो जो क्रिस्टल जालक बना है वह अनेक एक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना है। तो ये आपके सामने क्रिस्टल जालक है। आशा करता हूं कि क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। एक कोष्ठिका किसे कहते हैं, अब इसकी बात भी कर लेते हैं। तो ये क्या है? क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग है। अब ये पूरा क्रिस्टल जालक है, अब मान के चलो ये रही एक कोष्ठिका, ये रही, ये एक कोष्ठिका है और ऐसी कई कोष्ठिका इसके अंदर है ना। ये एकक कोष्ठिका है, इसके अंदर ये क्या है? एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका है। और अगर हमसे ये पूछा जाए एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग। मैंने यहाँ पर लिखा क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग, छोटे से छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो देखिए मैंने भी चित्र में बताया ना, मैंने भी आपको HD में दिखाया था। मैंने कहा था कि क्रिस्टल जालक है, एक बार फिर देख लो, ये देखो, ये मैंने कई बार दिखा दिया आपको। तो वो पूरा क्रिस्टल जालक है, इसके पीछे जो छोटा सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है तो क्रिस्टल जालक का छोटा भाग है वो। तो क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो आपको 3 डेफिनेशन पता चल गई, छोटी छोटी 3 डेफिनेशन। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जालक बिंदु किसे कहते हैं, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, लिख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लिख लिया है। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें थ्योरेटिकल में, तो ये दूसरा क्वेश्चन है एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। तो हमने हेडिंग डाली एकक कोष्ठिका, हेडिंग क्या डाली है, एकक कोष्ठिका। और एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, इसकी डेफिनेशन अभी बताई थी कि क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग, छोटे से
छोटा भाग, छोटा भाग, तो क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। अब आप याद रखेंगे कि एकक कोष्ठिका के अगर हम प्रकार की बात करें कि एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात करें कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, तो एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। देखिए नंबर 1 है सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। नंबर 1 है सरल एकक कोष्ठिका, इसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। नंबर 1 हमने लिखा सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। इसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग होता है। एकक कोष्ठिका के प्रकार की अगर बात करें तो एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सरल एकक कोष्ठिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल, हम शॉर्ट में इसी को एससी बोलते हैं, याद रखना शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसी को एससी बोलते हैं। अच्छा, केंद्रित एकक कोष्ठिका सेंटर्ड यूनिट सेल, ये खुद भैया 3 प्रकार की होती है। देख लो इधर 3 प्रकार की होती है ये। इसका जो 3 प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है एफसीसी, एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसका नाम यहाँ पे नीचे लिख लेना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अच्छा, इसकी बात करें तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे हिंदी में कहेंगे अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर हम तीसरी की बात करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हम कहते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आपको अपने दिमाग में ये एफसीसी रखना है, बीसीसी रखना है। तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सरल एकक कोष्ठिका थी, तो मैंने यहां पर लिखा सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। ये क्या होती है इसको देखेंगे। इसे हम सिंपल यूनिट सेल यानी कि एससी लिखते हैं शॉर्ट में, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। अभी बताया था सिंपल यूनिट सेल। देखेंगे सरल एकक क्या कोष्ठिका किसे कहते हैं? वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका जिसमें केवल कोने पर परमाणु होते हैं, जिसमें केवल कोष्ठिका के कोने पर परमाणु होते हैं, कोष्ठिका के कोने पर परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें केवल कोष्ठिका के कोने पर परमाणु होते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है, सिंपल सेल। सिंपल सेल का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये अभी एकक कोष्ठिका का चित्र बना दिया, देखो सामने ये मैंने एकक कोष्ठिका का चित्र बना दिया और इसके जो कोने हैं ना वहां पर मैंने परमाणु लगा दिया ऐसे करके। तो ये केवल कोने पर परमाणु ही तो लगाया है मैंने, और तो कहीं लगाया नहीं है। मैं जहां जहां कोने हैं वहां कोने पर लगा रहा हूँ। 8 कोने गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने पर परमाणु लगा दिया। ये सरल एकक कोष्ठिका का संरचना बोल दीजिए, चित्र बोल दीजिए, सरल एकक कोष्ठिका का डायग्राम है। अगर आप इसे एचडी में देखना चाहें तो देख लो, ये देख लीजिए। अब ये है सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल वो होती है जिसमें केवल कोने पर परमाणु होते हैं और कहीं नहीं होते। ये कोने हैं, 8 कोने हैं। अब आगे बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो मैंने यहां पर दूसरा प्रकार लिखा केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित
एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, और मैंने इसे बोला था सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोला था? सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने इसको बोला था। अच्छा, तो ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी है, देखिए मैं तीनों को बता दे रहा हूँ। एक तो आपकी होती है एफसीसी, मैंने बताया था। एक आपकी होती है बीसीसी, और एक आपकी होती है बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो देखिए सबकी संरचना बना दे रहा हूँ। पहले एफसीसी की संरचना बना देता हूँ। तो देखिए जब हम एफसीसी की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे एफसीसी की संरचना को। देखो ये मैंने एफसीसी की संरचना बना दी। एफसीसी की संरचना क्या है? फलक केंद्रित संरचना क्या है? तो जिसमें कोने के साथ साथ फलक पर भी परमाणु होते हैं, क्योंकि एफसीसी का मतलब फलक है ना, तो ये कोने पर तो परमाणु हो गए। अभी ये सरल एकक कोष्ठिका है। अगर मैं इसके फलक की बात करूं तो देखो फलक क्या होता है। ये इसका फलक है, एक फलक ये है, एक ये है, एक पीछे वाला है, ये इसके फलक है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो ये देखो फलक हो गया, ये फलक का केंद्र हो गया, ये फलक हो गया, ये फलक का केंद्र हो गया, ये फलक का केंद्र, ये फलक और ये फलक का केंद्र। देखो एक आगे वाला और एक पीछे वाला, तो इसका केंद्र ये हो गया और पीछे वाले का केंद्र ये हो गया। तो आपने लूडो की गोटी देखी है ना, उसमें 6 फलक होते हैं, हाईएस्ट नंबर 6 होता है। ऐसे इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे पूछा जाए कि एफसीसी किसे कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। आप परिभाषा लिख लीजिए ना। अब बात करेंगे बीसीसी की। अब बात बीसीसी की करेंगे तो ये एफसीसी का डायग्राम है, एफसीसी का। अब बीसीसी की बात करेंगे तो देखिए बीसीसी की संरचना कुछ इस प्रकार बनाएंगे। हमने यहाँ पर बीसीसी की संरचना बनाई है कुछ इस प्रकार, देखो। अच्छा, बीसीसी की संरचना में कोने पर परमाणु तो होते हैं, कोने के साथ साथ एक परमाणु केंद्र पर भी होता है, एक परमाणु यहाँ पर बीच में, सबके बीच में। तो ये जो संरचना बनेगी वो किसकी होगी? बीसीसी की। अगर हम पूछे कि बीसीसी किसे कहते हैं, अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो हम कहेंगे वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोने के साथ साथ केंद्र पर भी होते हैं, तो वो क्या है? बीसीसी। देखिए ये बेस सेंटर्ड सेल की बात करते हैं, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार हमने इसकी संरचना को बना दिया है। देखिए बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आप बनाते चले जाइए। ये कोने पर तो परमाणु हैं, कोने पर तो हैं, कोने के साथ साथ 2 समांतर फलकों के केंद्र पर, 2 समांतर ये वाले ले लो, तो इनके केंद्र पर भी होता है। तो ये होता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको ये वाला बीसीसी और ये एफसीसी आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको एफसीसी संरचना को एचडी में दिखाता हूँ। सबसे पहले इस संरचना को आप एचडी में देख लीजिए। ये देखिए, ये जो संरचना है वो एफसीसी की है। इसमें आपको जो बीच में परमाणु दिखाई दे रहे हैं वो फलक पर स्थित है। अब इसके बाद आप बीसीसी की संरचना को भी देख सकते हैं। बीसीसी की संरचना आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से। अब अगर हम बात करें बेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो आप इसे भी देख लीजिए। आपको मैंने तीनों संरचनाएं एचडी में दिखा दी हैं। आप जल्दी से लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए तो सब आप डायग्राम बना के आइए, सारी बातें लिखिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो ये है कि शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर बताइए। शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर, फ्रैंकेल दोष में अंतर बताइए, अंतर बताइए। तो देखिए मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो
तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष में अंतर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको शॉर्टकी और जो फ्रैंकेल हैं ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ठोस में कुछ दोष बताए। तो इन्होंने ठोस में जो दोष बताए हैं वो 1930 ईस्वी में इन्होंने बताया है। 1930 ईस्वी में इन्होंने ठोसों में कुछ दोष बताए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक तरफ लिख दिया शॉर्टकी दोष और एक तरफ मैंने लिख दिया फ्रैंकेल दोष। अब देखिए शॉर्टकी ने क्या बताया, फ्रैंकेल ने क्या बताया। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल दोष। हम इधर एक संरचना शॉर्टकी वाली बना देते हैं। इन्होंने इस प्रकार संरचना बनाई थी, 1 2 3 4, ऐसे 4 गोले बना लो, फिर ऐसे 4 गोले बना लो, फिर बना लो। ऐसे 4 गोले बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझाने के लिए बना रहा हूँ गोले, समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। इन गोलों को आप जोड़ना अच्छी तरह जानते हो, ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे करके इन गोलों को जोड़ दो, ठीक है। ये मैंने ठोस की संरचना ले ली और इस संरचना को पूरा खोल दिया है, इस संरचना को मैंने पूरा खोल दिया है। ऐसी संरचना एक इधर बना लो, मैंने कहा कि 4 गोले इधर भी बना लो। ये फ्रैंकेल के गोले हैं तो 4 गोले इधर भी बना लो, इधर भी तुम 4 गोले बना लो, इधर भी बना लो 4 गोले, ठीक है। इनको भी आप जोड़ देंगे इसी प्रकार जैसे आपने शॉर्टकी में जोड़ा है। और जैसा कि मैंने भी बताया कि अंतर लिखाने से पहले थोड़ा सा अंतर को समझ लो तो लिखने में आसानी हो जाएगी, लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों तरफ 2 डायग्राम बना लिए, देखेंगे। यहाँ मैंने कोई M+ धातु और यहाँ पर X- कोई मान के चलिए हैलोजन या अधातु मैंने ले ली। M+, यहाँ पे प्लस वाला परमाणु, यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ पे फिर प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला। अब मैं यहाँ पर मैंने अभी प्लस वाला लिया तो यहाँ पर -M+, X- M+। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, M+, X-, M+, X-। ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे X-, M+, X-, M+। ये वही संरचना ठोस की हो गई। इधर ऐसे ही बना लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा M+, X-, M+, X-। M छोटा बना रहा हूँ मैं, है ना, X-, M+। ये नोटिस करना M छोटा बन रहा है इसमें, तो एक अंतर तो यही हो जाएगा ना, M+। यहाँ पर मैंने लिखा M+, X-, M+, X-, X-, M+, X- M+। तो देखिए अब शॉर्टकी, अभी ये दोनों देखो फ्रेश हैं, दोनों की संरचना एकदम फ्रेश है। अब हम क्या करेंगे, इनमें दोष उत्पन्न करेंगे। जैसे देखो ये यहाँ से हट गया, अब देखो एक आदमी हट गया तो दोष तो उत्पन्न होगा ही ना। एक व्यक्ति यहाँ से हट गया, M+ हटा दिया, चलो X- भी हट गया। अब ये 2 खाली खाली दिखाई दे रहे हैं ना, अजीब से लग रहे हैं। तो ये शॉर्टकी ने बताया दोष भैया संरचना में से अगर कोई निकल गया, धनायन निकल गया या ऋणायन निकल गया तो ये दोष हो गया। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने निकाल दिया M को, M यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे देखो लगा दिया M+ यहाँ पर आ गया साइन का, मतलब दोष फिर भी है, दोष फिर भी है। यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ पर मतलब ये मान के चलिए हाथ है, हाथ में दिक्कत हो जाए, हाथ ऐसे हो जाए, हाथ वही है तो दोष तो हो गया ना। तो यहाँ से हटाकर यहाँ पर आ गया। अच्छा ये जो स्थान है ना इसको अंतराकाशी कहते हैं, अंतराकाशी कहते हैं। चलिए इतनी जानकारी तो बस देने के लिए है आपको। अब ये जानकारी अगर आपको हो गई है तो अंतर लिखना शुरू करते हैं। पहला अंतर देखेंगे क्या होगा। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से पूर्णतया हट जाते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते रहिए, इसको देखते रहिए, इसी से अंतर बनाएंगे सारे। तो शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से पूर्णतया हट जाते हैं। फ्रैंकेल दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी में चले जाते हैं। पहला अंतर देखेंगे ये होगा कि शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से पूर्णतया हट जाते हैं। फ्रैंकेल दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी में चले जाते हैं। ये जो स्थान दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये अंतराकाशी हैं, तो अंतराकाशी में चले गए। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे
शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकेल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। मैंने कहा था ना m+ छोटी है, तो फ्रैंकेल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। इसमें लिखेंगे शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व बताइए बढ़ेगा कि घटेगा। तो लिख लो शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। देखिए जब दो व्यक्ति चले गए तो घनत्व भी कम हो गया, तो शॉटकी दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घट जाता है। फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से हटा है भैया, यहीं आ गया है, तो हटा तो नहीं है पूरी तरह से। तो फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जरूर लिखना आप। शॉटकी दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है। शॉटकी दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है। फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घट जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप अंतर बना के आएंगे। अगर आप चाहें तो ये संरचना भी बना सकते हैं, लास्ट में नीचे की ओर आप ये संरचना भी बना सकते हैं। ये संरचना शॉटकी दोष के लिए और ये फ्रैंकेल दोष के लिए। जल्दी से बना लीजिए और वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। जितने भी अंतर मैंने बोले हैं आपको, वो सारे अंतर आप अपनी कॉपी में लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक और डिफरेंस हमसे पूछा जाता है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यह क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक तरफ मैंने लिख लिया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ मैंने लिख लिया अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की बात करेंगे। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ ए बी, मैंने यहाँ लिख दिया बी ए, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, पहले देख लो समझ लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। मैंने यहाँ पे लिखा बी ए, है ना, तो बी ए। अच्छा, ऐसे यहाँ पर एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है। ये परमाणुओं का या अणुओं का एक निश्चित क्रम है जो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। पहले ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ अक्रिस्टलीय ठोस का तो कोई क्रम नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी ए ऐसे कर दिया, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं हम, है ना। ए बी जो भी आ रहा है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर बी ए। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर कोई निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ पर एक निश्चित क्रम है, यहाँ पर एक निश्चित क्रम नहीं है, यानी कि। तो चलिए मैं अंतर बोलता जा रहा हूँ, आप लिखिए, कॉपी पेन ले लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस में पहला लिखेंगे, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उधर लिखेंगे ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। देखिए इसके जो अणु हैं वो निश्चित क्रम में है, इसके अणु जो हैं वो निश्चित क्रम में नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इनकी आकृति ज्यामिति होती है। उसमें लिखेंगे इनकी आकृति ज्यामिति नहीं होती है। इनकी आकृति ज्यामिति, जब निश्चित क्रम में तो आकृति ज्यामिति बनाएंगे, निश्चित क्रम में नहीं है तो आकृति ज्यामिति नहीं बनाएंगे। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इधर लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन्हें चाकू से काटने पर ये दो सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। इसमें लिखेंगे इन्हें चाकू से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, लेकिन सतह सपाट नहीं होती। अच्छा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें क्या क्या आएगा। देखिए इसमें धातुएं आ जाएंगी, आपका सोडियम,
पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि कुछ इस प्रकार की धातुएं आ जाएंगी। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो देखिए कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, याद रखना पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा। कांच, रबड़, प्लास्टिक, कांच, रबड़, प्लास्टिक, रेजिन, कांच, रबड़, प्लास्टिक, रेजिन आदि ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अब ये समझो रेजिन क्या होता है। ये जो रेजिन है ये एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, गोंद जैसा पदार्थ। ये गोंद जैसा पदार्थ होता है जो लकड़ी से प्राप्त होता है, गोंद जैसा पदार्थ होता है रेजिन। तो ये किस प्रकार का ठोस है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपने सारे पॉइंट लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो अभी आप इतने क्वेश्चन को तैयार करिए, मैं अगले पार्ट में यानी कि अगली वीडियो में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे संकुलन क्षमता है और उसकी डेरिवेशन भी करवाऊँगा आपको, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तब तक आप इनको तैयार करिए। तो मैं आपके साथ लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी लगातार इन क्वेश्चन को तैयार करते रहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी आपको वीडियो शेयर करता रहूँ, आपको सारी कंटेंट जो भी है आपको सारा कंटेंट देता रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।